लोगों को जानकारी का अभाव होता है, उस समय वो करते हैं तो अलग बात है, उनके पास जानकारी नहीं है। लेकिन कई ऐसे सभ्य और पढ़े लिखे परिवार है, उनको पता है कि लड़का होगा या लड़की, इसके लिए जिम्मेदार तो मैं हूं, बावजूद उसके हम महिलाओं को टॉर्चर करते हैं। कई बार ये मामले इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार ऐसे जो नर होते हैं वो दूसरी शादी भी करते हैं। कई बार ऐसे नर है वो पत्नी के साथ में मारपीट भी करते हैं, ठोका पीट वाला काम ही होने करें। ये जो घटनाएं होती है ये बहुत गंभीर मामले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नमस्कार, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं लिंग निर्धारण या सेक्स डिटरमिनेशन। लिंग का निर्धारण। लिंग निर्धारण का मतलब है कि जनक के द्वारा जो संतान उत्पन्न की जाएगी या जनक के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी उसका लिंग क्या होगा। लिंग का मतलब उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या मादा, इसका निर्धारण है वो लिंग निर्धारण कहलाता है। तो लिंग निर्धारण के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या मादा, नर या मादा, इसका निर्धारण लिंग निर्धारण कहलाता है। जनक पीढ़ी के दौरान जब युग्मकों का निर्माण होगा, जो जनन का प्रोसेस होगा, जनन के प्रोसेस के बाद में जो संतान उत्पन्न होगी वो नर या मादा क्या होगा। जो नर हो या मादा या जो संतान का लिंग होगा उसी को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। तो देखिए लिंग निर्धारण, वैसे लिंग निर्धारण की बात करते हैं तो शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलना होगा, निषेचन की क्रिया होगी और जो जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, उसमें ये गुणसूत्र है वो मिक्स हो जाते हैं या गुणसूत्रों का संलयन हो जाता है, वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो भ्रूण की जो प्रारंभिक अवस्था है उस समय लिंग का निर्धारण हो चुका होता है, या जब भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था है उसमें लिंग का निर्धारण पहले से ही हो जाता है। एक वैज्ञानिक थे हेकिंग नामक एक वैज्ञानिक थे। वो 1819 के अंदर कुछ कीटों के अंदर शुक्र जनन का अध्ययन कर रहे थे। शुक्र जनन का अध्ययन करने के दौरान उन्होंने एक संरचना देखी जिसको एक्स काय नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एक्स काय। उन्होंने देखा कि जितने भी शुक्राणु हैं, अब शुक्र जनन का प्रोसेस है तो क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। अब जितने शुक्राणु बने, जितने शुक्राणुओं का निर्माण हुआ, आधे शुक्राणु मतलब 50% शुक्राणुओं के अंदर तो यह एक्स काय उपस्थित था और 50% या आधे शुक्राणुओं के अंदर एक्स काय नहीं पाया जाता था। तो एक इस तरह की संरचना इन्होंने देखी। तो उस संरचना के बारे में हालांकि ये ज्यादा जानकारी नहीं दे पाए, उसका क्या महत्व है, उसका क्या कार्य है, इतनी जानकारी हेकिंग नामक वैज्ञानिक को नहीं दे पाए। लेकिन इसके बाद में अन्य जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया, तो उन्होंने इसको है वो एक्स काय को एक्स गुणसूत्र नाम दिया या एक्स बॉडी को एक्स गुणसूत्र नाम दिया। तो इस तरह से जो एक्स गुणसूत्र है उसकी खोज होती है। और चूंकि ये कीटों के अंदर शुक्र जनन का अध्ययन कर रहे थे, तो कीटों के अंदर जो लिंग निर्धारण होता है वो XO प्रकार का होता है या XO प्रकार का होता है। मतलब जो XO या XO, इसमें ये है कि जो 50% शुक्राणु है उसके अंदर तो X गुणसूत्र पाया जाता है और आधों के अंदर X गुणसूत्र नहीं होता। तो कीटों के अंदर जो लिंग निर्धारण है वो XO प्रकार का होता है। अब देखिए इस तरह से X गुणसूत्र की खोज हुई। अब दूसरा जो Y गुणसूत्र है उसके बारे में बात कर लेते हैं। Y गुणसूत्र की जो खोज है वो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है स्टीवेंस, इसके द्वारा Y गुणसूत्र की खोज की गई। अब यहाँ पर जो एक X गुणसूत्र और दूसरा Y गुणसूत्र, X और Y ये जो दो गुणसूत्र है, या हम ये कहें कि लिंग निर्धारण का कार्य गुणसूत्रों के द्वारा होता है। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। और जो लिंग का निर्धारण है वो इन गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। या हम लिंग निर्धारण की बात करते हैं, इसके अलावा कोई भी जीव है उस जीव का निर्माण ही गुणसूत्रों के द्वारा होता है, क्योंकि गुणसूत्रों के अंदर ही डीएनए पाया जाता है, उसमें ही जीन पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं उनके द्वारा ही जीव की उत्पत्ति होती है, उनके द्वारा ही जीव का निर्माण किया जाता है। तो गुणसूत्र के बारे में बात करें, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अब 46 संख्या में तो गुणसूत्र 46 है, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के गुणसूत्र कौन से हैं?
एक तो जो गुणसूत्र है जो लिंग का निर्धारण करते हैं उसको तो लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, और बाकी जो गुणसूत्र होते हैं जो लिंग निर्धारण का कार्य नहीं करते हैं इसलिए उनको अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं उसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, और वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं उनको अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अब लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र ये मनुष्य के अंदर एक जोड़ा पाए जाते हैं। मादा है तो XX पाया जाता है, नर है तो XY पाए जाते हैं। मतलब 46 में से एक जोड़े का मतलब 2 गुणसूत्र तो है लिंग गुणसूत्र, पीछे कितने बच गए 44 गुणसूत्र। तो 44 गुणसूत्र है वो कैसे होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं। तो जो लिंग गुणसूत्र है इनको एलोसोम कहा जाता है, और जो अलिंग गुणसूत्र है इसको ऑटोसोम कहा जाता है। तो जो लिंग गुणसूत्र है इनका तो कार्य है लिंग का निर्धारण करना, ये उत्पन्न होने वाले संतान लड़का या लड़की जो भी होगी उसका निर्धारण करेंगे। तो बाकी वाले जो गुणसूत्र है जो कि अलिंग गुणसूत्र है वो क्या करते हैं, उसके अंदर दैहिक गुणों का निर्माण करते हैं या उसका कायिक लक्षणों का विकास करते हैं, इसलिए इसको दैहिक या कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। तो लिंग गुणसूत्र तो लिंग का निर्धारण करेंगे, और अलिंग गुणसूत्र है वो लिंग निर्धारण के अलावा जो कायिक अंग है, जो दैहिक अंग है या उसके देह या उसके शरीर का निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से लिंग निर्धारण की यदि बात करते हैं तो लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है, और वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, और वे गुणसूत्र जो देह का निर्माण करते हैं, कायिक अंगों का निर्माण करते हैं, उन्हें दैहिक, कायिक या अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको ऑटोसोम कहा जाता है। मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर जो लिंग गुणसूत्र है, मनुष्य के अंदर जो लिंग गुणसूत्र है वो होते हैं एक जोड़ा, मतलब संख्या में 2, और जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर अलिंग गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़े। कितने जोड़े होते हैं, 22 जोड़े, मतलब कितने हो जाएंगे 44। इस तरह से 2 गुणसूत्र ये और 44 ये कितने हो जाएंगे, टोटल 46 गुणसूत्र। यदि हम जोड़ों की बात करते हैं तो एक जोड़ा ये, 22 जोड़े ये, टोटल कितने हो जाएंगे 23 जोड़े। किसमें होते हैं ये, मनुष्य के अंदर या ह्यूमन के अंदर। इस तरह से हम अलग अलग प्रकार के जो जंतु हैं, अलग अलग प्रकार के जो जीव है उनके अंदर लिंग निर्धारण के बारे में बात करेंगे। गुणसूत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे स्ट्रासबर्गर, और गुणसूत्र शब्द दिया था वाल्नियर ने। ये 2 वैज्ञानिकों के नाम ध्यान रखना। स्ट्रासबर्गर जिसने गुणसूत्र की खोज की, और गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, वाल्नियर ने किया था। और गुणसूत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। अभी हमने बात की है लिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र का मतलब ऐसे गुणसूत्र जो क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, और अलिंग गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, दैहिक या कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, इसलिए इनको दैहिक या कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। इसको ऑटोसोम कहा जाता है। और जो लिंग गुणसूत्र है इसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, या इसको एलोसोम भी कहा जाता है। इसको एलोसोम भी कहा जाता है। इस तरह से ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये एक जोड़ी होते हैं। अब जो ये एक जोड़ी होते हैं इसमें यदि हम बात करें कि मादा में कौन से होते हैं, मादा के अंदर तो ये होते हैं XX, और जो नर होता है उसमें ये होते हैं XY। तो इस तरह से जो लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी पाए जाते हैं, मादा के अंदर तो दोनों XX होते हैं, नर के अंदर है वो XY प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से गुणसूत्र 2 प्रकार के हो गए, लैंगिक और अलैंगिक। लिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र। जो लिंग का निर्धारण करे वो लिंग गुणसूत्र, और जो लिंग का निर्धारण नहीं करे वो अलिंग गुणसूत्र। मनुष्य के अंदर बात की हमने, अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, 44 होते हैं या 22 जोड़ी होते हैं, और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं या 1 जोड़ी होते हैं। मादा के अंदर XX, पिता के अंदर XY। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिता है या जो नर है उसमें विषम युग्मजी होते हैं, माता के अंदर दोनों XX है, इसका मतलब समयुग्मजी प्रकार के होते हैं। मतलब लिंग गुणसूत्र कैसे होते हैं, नर के अंदर विषम युग्मजी, मादा के अंदर समयुग्मजी प्रकार के होते हैं। निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण 3 प्रकार का होता है।
निषेचन मतलब जो हुआ है लिंग निर्धारण उससे पहले हुआ है, उस समय हुआ है या बाद में हुआ है, उस आधार पर जो निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण 3 प्रकार का होता है, प्रोगैमी या प्रोगैमिक, सिनगैमी या सिनगैमिक या एपिगैमी या एपिगैमिक। मतलब ये हुआ कि प्रोगैमी के अंदर निषेचन से पहले लिंग निर्धारण हो जाता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी के अंदर जो नर ड्रोन का निर्माण होता है वो इस प्रकार होता है। यदि निषेचन हुआ उससे पहले ही लिंग निर्धारण हो जाए तो उसको हम कहेंगे प्रोगैमी। उदाहरण के लिए मधुमक्खी का जो नर ड्रोन है वो, इसको अनिषेध जनन भी कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जाता है। सिनगैमी का मतलब है निषेचन हुआ उसी समय है वो लिंग निर्धारण हो जाए। सामान्यतः ऐसा होता है। सामान्यतः का मतलब है निषेचन का मतलब शुक्राणु अंडाणु का मिलना हुआ। जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिले तब उसमें लिंग निर्धारण हो गया। तो अधिकांश पादप और जंतुओं में सिनगैमी प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। एपिगैमी का मतलब निषेचन हो गया और उसके बाद में लिंग निर्धारण होगा। उदाहरण के लिए मगरमच्छ और कछुआ। तो निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण है वो 3 प्रकार का होता है, प्रोगैमी, सिनगैमी और एपिगैमी। प्रोगैमी में निषेचन से पूर्व और सिनगैमी निषेचन के ठीक समय और एपिगैमी का मतलब निषेचन के बाद में क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। तो इसका उदाहरण ये ध्यान रखना, नर ड्रोन ये है वो निषेचन से पहले ही इनका लिंग निर्धारण हो जाता है। और अधिकांश जंतु और पौधे उनमें ये सिनगैमी और मगरमच्छ और कछुआ इसके अंदर निषेचन के बाद में लिंग निर्धारण होता है। सामान्यतः जो लिंग का निर्धारण होता है वो नर और मादा इन दोनों में से जिसमें लिंग गुणसूत्र विषम युग्मजी प्रकार का पाया जाता है उसके द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। जो कोई भी हो, जैसे मनुष्य हो, मुर्गी हो, फलमक्खी हो, कीट हो, सर्प आदि हो, पक्षी हो, कहीं पर भी देखेंगे तो लिंग का निर्धारण उस जंतु के द्वारा किया जाएगा या उस लिंग के द्वारा किया जाएगा। नर या मादा कोई भी हो सकता है जिसके अंदर विषम युग्मजी प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो विषम युग्मजी प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं विषम युग्मजी स्थिति। अब विषम युग्मजी कौन है, नर है या मादा? अब यदि विषम युग्मजी नर है तो लिंग का निर्धारण नर के द्वारा किया जाएगा, और यदि विषम युग्मजी मादा है तो लिंग का निर्धारण मादा के द्वारा किया जाएगा। तो इस आधार पर लिंग निर्धारण 2 प्रकार का हो जाता है, नर विषम युग्मकता और मादा विषम युग्मकता। अंतर साफ है। नर विषम युग्मकता का मतलब है ऐसे नर जिसमें विषम युग्मजी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र का जो एक जोड़ा होता है वो विषम युग्मजी प्रकार का होता है, तो उसको हम कहेंगे नर विषम युग्मकता। और मादा विषम युग्मकता का मतलब है ऐसी मादा जिसमें विषम युग्मजी प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उसको हम मादा विषम युग्मकता कहते हैं। अब देखिए, नर विषम युग्मकता 2 प्रकार की हो जाएगी। इसमें ऐसे नर पाए जाते हैं जिनमें विषम युग्मजी स्थिति तो है, लेकिन कैसे, X0 प्रकार के। X0 मतलब आधे ऐसे गुणसूत्र है जिसमें ये जोड़ा है, एक X गुणसूत्र है, दूसरा नहीं है। तो बाकी वाले कौन से होंगे? बाकी वाले ये ऐसे होंगे, मादा ऐसी होगी जिसमें 2 X पाए जाएंगे। अब नर ऐसा है जिसमें 1 X पाया जाता है, तो नर के अंदर विषम युग्मजी स्थिति पाई जाती है, इसलिए X0 या XO मान लो। फिर XY प्रकार का, अब यहाँ पर नर के अंदर तो XY प्रकार के गुणसूत्र है, जबकि मादा के अंदर XX प्रकार के हैं। तो विषम युग्मजी नर होता है, और XY का जो उदाहरण है वो है मनुष्य और फलमक्खी, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। और मादा विषम युग्मकता, मादा विषम युग्मजी होती है, इसमें जो प्रकार है ZW प्रकार का जो लिंग निर्धारण पाया जाता है, यह इसका उदाहरण है। उदाहरण के लिए पक्षी और सरीसृप। तो हम ये कह सकते हैं कि कीटों के अंदर XO प्रकार का, X0 प्रकार का, मनुष्य फलमक्खी के अंदर XX XY प्रकार का, और पक्षी सरीसृप के अंदर ZZ ZW प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो इस तरह से जो विषम युग्मकता है उस आधार पर लिंग निर्धारण 2 प्रकार का हो जाएगा, नर विषम युग्मकता और मादा विषम युग्मकता। तो विषम युग्मकता के आधार पर हमने भी बात की लिंग निर्धारण 3 प्रकार का हो जाएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं
जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण। अभी हमने बात की जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो मादा विषम युग्मजता प्रकार का होता है। इसमें मादा है विषम युग्मज होती है। जेड 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 डब्ल्यू मादा विषम युग्मज होती है। इसका मतलब मादा के अंदर जेड डब्ल्यू प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, नर के अंदर जेड जेड प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसमें विषम युग्मजी मादा है तो लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? मादा के द्वारा किया जाएगा। और इसके उदाहरण है पक्षी और सरीसृप। पक्षी और सरीसृप मतलब रेप्टिलिया। एक तो इसमें आ जाएगा रेप्टिलिया और दूसरा है वो एवीज। एवीज की बात करते हैं तो इसमें मुर्गियां भी आ जाती है। तो मुर्गियों के अंदर कौन सा? यह जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अब संतान की बात करते हैं तो ये नर है, ये मादा है। नर के अंदर दोनों जो गुणसूत्र है वो समान है, समयुग्मजी है, मादा विषम युग्मजी है। तो ये जेड डब्ल्यू, ये जेड जेड। इसमें जब युग्मक बनेंगे तो इसमें दोनों युग्मक एक प्रकार के, ये जेड और जेड, जबकि मादा के अंदर आधे जेड वाले बनेंगे, आधे डब्ल्यू वाले बनेंगे। अब इस तरह से जो संतान उत्पन्न होगी, ये संतान है, इसके अंदर जेड जेड, ये जेड डब्ल्यू, ये जेड जेड और जेड डब्ल्यू। तो जिसमें जेड जेड वाला जो लिंग गुणसूत्र है वो तो क्या बनेगा? नर। और जिसमें जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग गुणसूत्र है उसके द्वारा किसका निर्माण होगा? मादा का निर्माण होगा। इस तरह से जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का जो लिंग गुणसूत्र है वो पक्षियों में, मुर्गियों में, सरीसृप के अंदर पाया जाता है और इस तरह से इसमें संतान उत्पन्न होती है या संतति का निर्माण होता है। एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण। देखिए हमने जेड 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 डब्ल्यू प्रकार के लिंग निर्धारण के बारे में बात की। उसमें मादा विषम युग्मजी थी और लिंग का निर्धारण मादा के द्वारा किया जाता था। अब यहाँ पर एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का जो लिंग निर्धारण है इसमें हम क्या देखेंगे कि जो एक्स एक्स प्रकार के गुणसूत्र है वो मादा के अंदर पाए जाते हैं और एक्स वाई प्रकार के गुणसूत्र है वो नर के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर विषम युग्मजी कौन है? नर है। विषम युग्मजी नर है। इसका मतलब लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? नर के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर एक्स 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 वाई प्रकार का जो लिंग निर्धारण है इसमें लिंग निर्धारण का कार्य नर के द्वारा किया जाता है और ऐसा लिंग निर्धारण है वो मानव के अंदर पाया जाता है और ड्रोसोफिला के अंदर पाया जाता है या फल मक्खी के अंदर पाया जाता है। देखिए फल मक्खी जो है, फल मक्खी एक कीट है। फल मक्खी क्या है? कीट। और जो मेनली जो मुख्यतः कीट होते हैं जैसे टिड्डा आदि, उनमें एक्स जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। जस्ट अभी हम बात करेंगे। लेकिन जो ड्रोसोफिला है, जो फल मक्खी है, वो भी एक कीट है। बावजूद इसके उसके अंदर एक्स 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 वाई प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कीटों के अंदर, कीट के अंदर, टिड्डे के अंदर तो एक्स 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 जीरो प्रकार का लिंग गुणसूत्र पाया जाता है या लिंग निर्धारण पाया जाता है, जबकि फल मक्खी के अंदर एक्स 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 वाई प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अब आप इसमें देखिए लिंग निर्धारण नर के द्वारा होगा। मानव की बात करते हैं, यदि हम मानव में लिंग निर्धारण की बात करते हैं तो मानव के अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 जो गुणसूत्र होते हैं इसमें हम ऐसे ले सकते हैं 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स। ये 44 जो है ये तो अलिंग गुणसूत्र है और ये जो दो गुणसूत्र है ये लिंग गुणसूत्र है। तो जो लिंग गुणसूत्र है 44 प्लस एक्स एक्स, इसका मतलब ये क्या है? मादा है। अब यदि 44 प्लस एक्स वाई लिख दिया जाए, 44 प्लस एक्स वाई, तो ये क्या है? नर है। मतलब 44 जो गुणसूत्र है वो तो अलिंग गुणसूत्र है जो कि ऑटोसोम है। तो 44 और 2 एक जोड़ा जो गुणसूत्र है वो कौन से हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो इस तरह से देखिए इसके अंदर जो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है वो कौन होगा? नर होगा। तो देखिए ये नर है और ये मादा है। मादा के अंदर एक्स एक्स प्रकार के गुणसूत्र है, नर के अंदर एक्स वाई प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब इसमें युग्मकों का निर्माण होगा, जब युग्मकों का निर्माण होता है तो नर के अंदर आधे जो शुक्राणु हैं,
आधे जो युग्मक है उसमें X प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, आधे जो शुक्राणु है उसमें Y प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि मादा की बात करते हैं तो मादा के अंदर सभी अंडाणु है वो X गुणसूत्र वाले होते हैं, या सभी जो युग्मक होते हैं वो समान होते हैं, इसलिए मादा सम युग्मकी होती है और जो नर है वो विषम युग्मजी होता है। अब इसमें यदि आगे जो संतति का निर्माण होता है, जो संतान उत्पन्न होती है, उसमें देखिए ये XX है, इसका मतलब मादा है, इसमें XX है, इसका मतलब ये मादा है। मतलब नर का ऐसा शुक्राणु जिसमें X गुणसूत्र है, मादा का अंडाणु से संलयित होता है, इसमें भी X गुणसूत्र है, ये X आया, माता से X आया तो 2X हो गए, लिंग गुणसूत्र बन गया XX। इसका मतलब किसका निर्माण होगा? इसका मतलब मादा का निर्माण होगा, लड़की का निर्माण होगा या पुत्री का निर्माण होगा। और यदि नर का Y गुणसूत्र जाएगा तो मादा का चाहे ये अंडाणु हो चाहे ये अंडाणु हो, उत्पन्न क्या होगा? लड़का उत्पन्न होगा। उत्पन्न क्या होगा? नर उत्पन्न होगा या बेटा पैदा होगा। तो हम यहाँ पर क्लियर कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर लड़का होगा या लड़की, नर होगा या मादा, बेटा होगा या बेटी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नर जिम्मेदार है। इसके लिए 101% नर जिम्मेदार होता है। लेकिन हम हमारे भारतीय समाज की बात करते हैं तो जो पुरुष प्रधान समाज है, हम इसके अंदर गलती पुरुष की भी होती है, गलती पुरुष की ही होती है, तो भी हम मादा के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। यही यहाँ पर होता है कि हमारे समाज के अंदर या हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है वो लिंग निर्धारण के लिए माता को दोषी ठहराता है, जो कि सरासर गलत है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस टेबल से आप देख रहे हैं कि लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र कर रहा है? Y गुणसूत्र कर रहा है। अब Y गुणसूत्र जाएगा तो लड़के का निर्माण होगा, Y गुणसूत्र नहीं जाएगा तो लड़की का निर्माण होगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि Y गुणसूत्र पाया किसमें जाता है? नर के अंदर पाया जाता है। तो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन है? नर। सीधी सी बात है। लेकिन हमारे समाज के अंदर हम इसके लिए भी मादा को ही दोषी ठहराते हैं। हम हमारी गलती, मतलब एक पिता है एक नर है, वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। कई बार हम ये कह सकते हैं कि लोगों को जानकारी का अभाव होता है, उस समय वो करते हैं तो अलग बात है, उनके पास जानकारी नहीं है। लेकिन कई ऐसे सभ्य और पढ़े लिखे परिवार है, उनको पता है कि लड़का होगा या लड़की, इसके लिए जिम्मेदार तो मैं हूं, बावजूद उसके हम महिलाओं को टॉर्चर करते हैं। कई बार ये मामले इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार ऐसे जो नर होते हैं वो दूसरी शादी भी करते हैं। कई बार ऐसे नर है वो पत्नी के साथ में मारपीट भी करते हैं, ठोका पीटा वाला काम ही होने करे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो घटनाएं होती है ये बहुत गंभीर मामले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समाज के अंदर हमें यह मैसेज देने की जरूरत है कि इस परिवार के अंदर लड़का होगा या लड़की, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नर जिम्मेदार है। मादा का उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि मादा के अंदर सभी प्रकार के जो युग्मक है वो एक जैसे बनते हैं। मतलब जब लड़की का निर्माण हो चाहे लड़के का निर्माण हो, मादा का तो सेम रोल है, उसके द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाएगा, उसके द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाएगा। सभी के अंदर X प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है। X0 प्रकार का लिंग निर्धारण है वो, इसमें नर है वो X0 प्रकार का होता है, मादा XX प्रकार की होती है। विषम युग्मजी इसमें नर होता है, इसलिए नर है वो लिंग निर्धारण का कार्य करता है। इसमें यह जो लिंग निर्धारण है कीटों के अंदर पाया जाता है, कीटों में आता है टिड्डा, उसमें पाया जाता है। और यदि फलमकी कीट की बात करते हैं तो उसमें XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अब देखिए ये नर है और ये मादा है, इनकी संतानें इस तरह से उत्पन्न होगी तो 50% मादा और 50% नर उत्पन्न होते हैं। तो कहने का मतलब इसमें नर है वो विषम युग्मज होता है, इस कारण नर है वो लिंग निर्धारण का कार्य करता है।